नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आप सबका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं। माँ बाप बनने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, हर दंपति चाहता है कि वो माता पिता बने, पर शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी कई दंपति इस सुख से वंचित रह पाते हैं। ऐसे में कई घरों में तनाव की स्थिति, और ये तनाव कई सारी नई समस्याओं को जन्म देता है। कई बार डिप्रेशन के हालात और घर टूटने तक की नौबत आती। लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं? निश्चित तौर पर इसका समाधान है। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस आज के दौर में इतना डेवलपमेंट, इतनी तरक्की कर चुका है कि अब इनफर्टिलिटी से काफ़ी हद तक और काफ़ी सारे केसेस में आप हल प्राप्त कर सकते हैं, निजात प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इलाज के लिए क्या करें, कहाँ जाएं, किससे ट्रीटमेंट कराएं, इस विषय पर ही आज का हेल्थ गुरु है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। इनफर्टिलिटी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आज गुजरात दाहोद से डॉक्टर केतन पटेल साहब जुड़ चुके हैं। ये गुजरात के दाहोद स्थित न्यू होप हॉस्पिटल से टेस्ट ट्यूब बेबी इनफर्टिलिटी और लेप्रोस्कोपी सेंटर के डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ एक्सपर्ट हैं इस तरह की समस्याओं में समाधान देने के लिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हेल्थ गुरु में। नमस्कार। नमस्कार पुनीत जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कई सारे परिवारों का और बल्कि समाज के एक हिस्से का बहुत बड़ा दंश है, बहुत बड़ा एक समस्याओं की जड़ है। क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका इलाज संभव है? जी पुनीत जी, चौक्कस। देखिए, इनफर्टिलिटी यानी कि हम सिंपल भाषा में बोले तो बांझपन कहा जाता है। सबसे पहले तो बांझपन क्या है और किससे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, या तो किसी एडवाइस डॉक्टर की लेनी चाहिए, इससे बारे में बात करेंगे। बांझपन की एक जो मेडिकल भाषा में या साइंटिफिकली एक डेफिनेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर पति पत्नी शादी के बाद 1 साल तक साथ में रहते हैं, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि अभी इनफर्टिलिटी है या तो कुछ प्रॉब्लम है कंसेप्शन में। देखिए, 2 तरह की इनफर्टिलिटी होती है। एक तो प्राइमरी होती है। प्राइमरी मतलब एक भी बार कंसेप्शन हुआ ही नहीं, और सेकेंडरी मतलब एक बार तो कंसीव हुआ या तो 2 बार कंसीव हो चुका है, आगे बच्चा है या तो बच्चा मिसकैरेज हुआ है, जो भी हुआ है, उसके बाद में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, कोई भी कारण से प्रेगनेंसी में रुकावट आ रही है, तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी अपने सोसाइटी में ज्यादातर ऐसा माना जाता है, या लोगों की ऐसी एक मान्यता है कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ पत्नी का यानी कि महिला का प्रॉब्लम है, इससे पुरुष के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन साइंटिफिकली जो हकीकत है, मैं आपको बताऊं कि इनफर्टिलिटी के केस में जो रीजन हम अगर ढूंढने जाए तो 50% केस में महिलाओं में प्रॉब्लम होती है और 50% केस में पुरुष में प्रॉब्लम होती है। तो हम बोले कि दोनों 50-50% के रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के लिए। तो इसमें रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मेल के हम रीजन की बात करें तो मेल में सबसे पहले तो वीर्य सीमेन होता है, उसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स जिसको बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, वो एक क्राइटेरिया होता है। वो अगर नॉर्मल है, जैसे कि हर महीने जो एक माहवारी रेगुलर पीरियड आना चाहिए, वो पीरियड रेगुलर नहीं आता हो, अंडा जो ओव्यूलेशन, अंडा जो बनता है और छूटता है, वो प्रोसेस नहीं होती है, जिसको एनोव्यूलेशन बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो गर्भनली बोलते हैं, उसमें कहीं रुकावट हो या तो ब्लॉक हो, बच्चादानी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, दूसरी हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे थायराइड है, दूसरी हार्मोन्स, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप हम रूल आउट करते हैं, और सारी जांच करने के बाद पता चलता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोनों की मेरी एडवाइस एक है कि अगर इनफर्टिलिटी के लिए आप ट्रीटमेंट लेते हैं या तो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, तो पति पत्नी दोनों को साथ में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी को आपने भेज दिया और ये आप ट्रीटमेंट करवाते रहो। कई बार ऐसा हमने देखा है कि सिर्फ पत्नी ही आती है, वो कोई रिलेटिव के साथ, सास है या
दूसरा कोई भी घर का मेंबर के साथ, लेकिन पति आने से थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। और ज्यादातर ऐसा भी होता है कि उनको ऐसा होता है कि मेरे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम आप में ही है। तो ऐसा ईगो नहीं रखना चाहिए, और इनफर्टिलिटी है तो उसका सॉल्यूशन भी है। पहली सीढ़ी यही है समस्या दूर करने की कि आप संपर्क करें, एक्सपर्ट से बात करें और समझने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम किस साइड है, कहां है और उसका इलाज है। अब आते हैं इसकी वजहों पर। जैसे आपने मेल फीमेल दोनों में बताया प्रॉब्लम क्या हो सकती है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या लाइफस्टाइल आजकल 90% चीजों से कनेक्ट पाई जाती है? क्या इनफर्टिलिटी से भी लाइफस्टाइल कनेक्टेड है? क्या लाइफस्टाइल का कोई दोष है? लाइफस्टाइल एक ऐसा फैक्टर है कि जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बारे में ना तो ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, ना तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। स्ट्रेस एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है इनफर्टिलिटी में, और उसमें क्या हस्बैंड के अंदर स्पर्म में जो क्वालिटी होती है या तो क्वांटिटी होती है, वो स्ट्रेस की वजह से बहुत डिटोरेट होता है। दूसरा कि एनवायरमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी आजकल हमने देखा है कि जो मीनार्की बोलते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल पीरियड जो शुरू होता है, वो पहले उसकी एज थी करीब 13 ईयर, 13 साल की एज थी। अब वो कम हो गई है 9-10 साल। कभी कभी हमने देखा है कि 9 साल में मीनार्की शुरू हो जाती। अब जैसे पीरियड जल्दी आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जाता भी जल्दी। फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एज है वो लिमिटेड फेज है, कि जहां तक वो उसके अंदर ओवम जो है, अंडे है, वो जब तक ओव्यूलेशन होगा तब तक ही वो प्रेगनेंसी रुक पाएगी। तो जो क्योंकि शादी लेट होती है, अर्ली पीरियड आ जाता है, उसकी वजह से क्या शादी के बाद का जो टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड बचता है प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए। शादी लेट होती है, उसके बाद भी ऐसा होता है कि खुद की प्रोफेशनल लाइफ एडजस्ट करने में या तो सबको ऐसा होता है कि एक बार सेटल हो जाए, उसके बाद हम प्रेगनेंसी प्लान करें। तो जब तक आप सेटल हो, प्रेगनेंसी का प्लान करो, या तो मैरिज आपका लेट हो, तब तक आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज जिसको बोलते हैं वो चली गई होती है। तो उस टाइम पे आप मतलब आपके पास बहुत टाइम कम बचता है। तो ऐसे केस में अभी जैसे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आपका एक है तो एक को आप फ्रीज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी वजह से लेट मैरिज करना है या तो लेट कंसेप्शन प्लान करना हो। तो ऐसे में आप इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेके आपके ओवम फ्रीज करवा सकते हो। उसी टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो कि आपके अंदर ओवम तो बचे नहीं है, पेरीमेनोपॉज़ल फेज आ गया या तो मेनोपॉज आ गया, पीरियड जाने का टाइम हो गया। चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत ही काम की चीज आपको बताई है और ये सब चीजें संभव हैं। इसीलिए बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के दरमियान डॉक्टर साहब से मिलने या उनसे परामर्श लेने के लिए जो नंबर दिए गए हैं इनको जरूर नोट करें और इन पर फौरन कांटेक्ट करें, या आप अपने सहयोगियों को, अपने परिवार वालों को भी दे सकते हैं जो किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी के बारे में समझ लिया, फैक्टर्स के बारे में जान लिया, सबसे अहम बात है क्या इसका हल है, क्या इसका इलाज है, और अगर इलाज है तो क्या इसकी कोई स्पेसिफिक एज लिमिट है? जी पाठक जी, देखिए इसका इलाज तो बिल्कुल संभव है, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट इतना है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें देखना पड़ता है बहुत सारे फैक्टर। ट्रीटमेंट डिसाइड करने से पहले बहुत सारे फैक्टर हम देखते हैं, जैसे इनकी एज कितनी है, फैक्टर क्या है, मेल फैक्टर है या फीमेल फैक्टर है, और जो फैक्टर है वो करेक्टेबल है या नॉन करेक्टेबल है, जिसका कोई इलाज है कि नहीं है। जैसे मैं बताऊं आपको कि मेल के अंदर जैसे शुक्राणु नील है, मतलब शुक्राणु ही नहीं, तो अब ऐसे केस में हम पहले तो मेल की सारी दूसरी जांचें करते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होने की संभावना है कि नहीं, ठीक है। और देखने के बाद फिर बताते हैं कि आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए तो कितने टाइम लेनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट लो तो साल 1.5 साल, मतलब मेल के अंदर अगर इंप्रूवमेंट होना है तो 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट होता है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर दूसरा रास्ता होता है उसके इंटरवेंशन, जैसे टीसा कर सकते हैं, टेस्टिकुलर बायोप्सी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि इनका क्या है। जैसे उनके अंदर शुक्राणु कम है तो सही, लेकिन कम है, तो ऐसे केस में हम आईयूआई कर सकते हैं। या तो फिर शुक्राणु बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जैसे 1 या 2 मिलियन काउंट है, 1 या 2% है, तो ऐसे केस में फिर आईवीएफ करना पड़ता है। वैसे ही फीमेल के अंदर हम देखें कि जैसे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो उनको सिंपल टैबलेट दे सकते हैं, या तो इंजेक्शन, हार्मोन्स के इंजेक्शन दे सकते हैं, उससे ठीक हो सकता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, जैसे पहले प्रेगनेंसी एक बार रुकी है लेकिन दूसरी बार में कोई, ऐसे केस में हम लेप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। जैसे दूरबीन से एक जांच करके देखना पड़ता है और देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब की कंडीशन कैसी है।
फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसको उसी टाइम पे खोल सकते हैं, या तो दूसरी कोई प्रॉब्लम है जैसे बच्चादानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मानो कोई गठान है या तो कोई दूसरी बच्चादानी बड़ी हो गई या तो कहीं चिपक गए, तो ऐसे केस में भी हम लेप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं और जो भी गठान है तो उसको निकाल सकते हैं, या तो दूसरा भी उसकी पोजीशन सही नहीं है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कैफेटेरिया अप्रोच होता है। हर इंडिविजुअल, हर युगल के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, वो देख के हम डिसाइड करते हैं। जैसे आप युगल की एज हम माने कि 35 प्लस है, क्रॉस कर गया है, तो उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उसको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी रह जाए, यही हमारा एम होता है। आईवीएफ आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है। लोग गूगल करके थोड़ी बहुत जानकारियां इसके बारे में जुटा लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि ये सबसे कारगर तरीका। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएं। आईवीएफ एक प्रोसेस ऐसी है कि जिसमें मेल में अगर प्रॉब्लम है या तो फीमेल में प्रॉब्लम है तो उसको क्या करते हैं, जो अंडे फीमेल में जो बनते हैं वो अंडे हम सोनोग्राफी से बाहर निकाल लेते हैं और हस्बैंड के स्पर्म से एक अंडा और एक स्पर्म लेके उसको इंजेक्ट करते हैं, जिसको इक्सी बोलते हैं। ज्यादातर केस में अभी इक्सी करते हैं, ऐसा जरूरी है कि सब में इक्सी करे, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए आईवीएफ बेस्ड है या इक्सी बेस्ड है। तो आईवीएफ इक्सी वैसे तो सेम ही है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उसमें एक अंडा और एक शुक्राणु लेके उसको फर्टिलाइज करते हैं, फिर लेबोरेटरी में रखते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके बाद हम बच्चादानी में ट्रांसफर करते हैं। देखिए, अभी तक की जो भी इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसमें आईवीएफ सबसे ज्यादा सक्सेस रेट उसी में ही देते हैं। करीब करीब 50 से 70%, 70% तक सक्सेस हर एक सेंटर का अपना अपना सक्सेस रेट होता है और 50 से 70% की तक सक्सेस रेट मिलता है। देखिए, अब इसमें आईवीएफ के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां होती है। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि हमारे शुक्राणु तो चेंज नहीं हो जाएंगे, हमारे अंडाणु तो चेंज नहीं हो जाएंगे। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है और लोगों को कई बार होता है कि डॉक्टर ऐसा कर देते हैं। पेशेंट हमको अगर पूछते हैं कि इसके बारे में, हमारे गांव में ऐसे बात करते हैं कि ये तो बच्चा ही दूसरे का हो जाए। देखिए, अगर आपके अंदर अंडाणु भी है, आपके अंदर शुक्राणु भी है, जो चाहिए वो है, तो फिर दूसरे का डॉक्टर चेंज करे, ऐसा हो नहीं सकता नॉर्मली, क्योंकि अगर आपके अंदर नहीं है, जैसे स्पर्म है तो आपके अंदर नील स्पर्म है, यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपके अंदर स्पर्म बने। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको डोनर स्पर्म ही एक ऑप्शन होता है और वो भी डॉक्टर आप काउंसलिंग करके एक आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो भी आउटकम आएगा उसके बारे में बता के, आपकी कंसर्न लेके, आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की कंसर्न लेके वो डोनर जो स्पर्म लेना है वो ले सकते हैं। उसके लिए भी अलग से चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि वो स्पर्म बैंक से मंगवाना पड़ता है और स्पर्म बैंक वाले का उसका रेट रहता है। ठीक है, ऐसे ओवम में भी ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर ओवम है पूर्ति क्वांटिटी में, आपके अंदर से निकाले, तो वो दूसरे के कैसे ले, मतलब दूसरा कोई क्यों देगा आपको जी? अगर उसके लिए इनफर्टिलिटी है, उसके लिए आईवीएफ किया, तो वो अपना खुद का ही दूसरे का क्यों देगा? अगर आपके अंदर नहीं है ओवम, आपके अंदर खलास हो गए या तो आप बिल्कुल कम हो गए, तो ऐसे केस में डॉक्टर आप काउंसलिंग करेंगे और ओवम डोनेशन का एक ऑप्शन आपको बताएंगे कि आपके लिए अब यही ऑप्शन बचा है, और दूसरा कोई डोनर उसके लिए तैयार करना पड़ता है। उनको ये इंजेक्शन देने पड़ते हैं, आपको जैसे इंजेक्शन जैसे 10 से 15 दिन तक इंजेक्शन देना पड़ता है और उसका चार्ज भी आपको पे करना पड़ता है। तो एक ये मिसकंसेप्शन है या तो एक गलतफहमी है कि डॉक्टर आईवीएफ में गैमेट्स चेंज होता है। दूसरा, ट्विंस के बारे में आपने बताया। देखिए, ट्विंस में ऐसा है कि ट्विंस के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्विंस ही हो। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर आप 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ट्विंस के चांसेस 20% हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन रहता है प्रेगनेंसी नॉर्मली, उसमें भी 4 से 5% केस में ट्विंस होते हैं। इसमें आप 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, हालांकि 2 इसीलिए क्योंकि 2 करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, और सिंगल एम्ब्रियो करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांस 40% होते हैं, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांस 60% होता है। लेकिन साथ साथ में 15 से 20% केस में ट्विंस भी होते हैं। तो हाँ, नॉर्मल से नेचुरल कंसेप्शन से ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा हो कि नहीं मुझे ट्विंस चाहिए ही नहीं, तो आप डॉक्टर को उसी टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको ट्विंस नहीं चाहिए और सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करो, एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करो, तो उसमें ट्विंस के कोई चांस नहीं रहते।
तीसरी बात है डिलीवरी की, मतलब सिजेरियन हो नॉर्मल हो वो तो लास्ट टाइम पे पता चलता है और जो भी डिलीवरी कराता है वही डॉक्टर डिसाइड करता है एट ए टाइम। हाँ, लेकिन आपको अंदर साथ साथ में कोई रिस्क फैक्टर हो, जैसे पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है या तो बच्चादानी में पहले कोई ऑपरेशन हुआ है या तो इस प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, जैसे बच्चे के अंदर पानी कम है, बच्चे का वजन कम है, बच्चे को अंदर खून कम मिल रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, मदर को डायबिटीज है या तो शुगर है, मतलब ब्लड प्रेशर है, मतलब बहुत सारे फैक्टर है कि जिसमें आप नॉर्मल के लिए चांस नहीं दे सकते। और वैसे भी ये आईवीएफ से रुकी प्रेगनेंसी कुछ प्रेसियस होती है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है उसको, इतने टाइम के बाद प्रेगनेंसी रुकी तो अब लोग चांस लेना कम मुनासिब समझते हैं, इसीलिए ज्यादातर केस में सिजेरियन सेक्शन होता है, लेकिन ऐसा रूल नहीं है कि सिर्फ सिजेरियन सेक्शन ही हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। सरोगेसी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या ऑप्शन है, कौन इसे ले सकते हैं और इसमें कानूनी प्रक्रिया कितनी है और क्या है? ये देखिए, सरोगेसी एक ऐसी सुविधा है जिसके अंदर बच्चादानी नहीं है, या तो बच्चादानी का ऑपरेशन कर दिया है या तो बच्चादानी बिल्कुल खराबी हो गई है या तो बच्चादानी के अंदर की जो लाइनिंग है वो बिल्कुल डैमेज हो गई। ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चा जो जेनेटिकली जो स्पर्म एम्ब्रियो जो बनता है वो हम तीसरी कोई व्यक्ति के यूट्रस में उसको रखते हैं, तो बच्चा जेनेटिकली मदर फादर तो दो ही रहेंगे, हस्बैंड वाइफ, लेकिन 9 महीने जो बच्चादानी है वो किसी और की गोद में रहता है, उसको हम सरोगेसी बोलते हैं। देखिए, सरोगेसी तो वैसे बहुत सालों से चल रहा है सरोगेसी, लेकिन उसका लोगों ने मिसयूज भी बहुत किया और सरकार अभी तक इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था कि कैसे करना चाहिए। लोगों की कंप्लेंट थी कि जो फीमेल है, जो गरीब महिला है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जो अमीर लोग है या तो कोई जिनको जरूरत नहीं है वो भी सरोगेसी करवा रहे हैं कि 9 महीने ये पेन लेना या 9 महीने प्रेग्नेंट बच्चा अंदर रखना, वो भी उनको सही नहीं लगा था। तो फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पार्लियामेंट में लॉ पास किया है, ARTN सरोगेसी लॉ, जो अभी नया 2022 जनवरी में ही उसको इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो अब सरोगेसी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, जो नया कानून आया, इसलिए इसमें आप किसी को भी आप सरोगेसी नहीं कर सकते। सरोगेसी सिर्फ उसको कर सकते हैं जिसके अंदर बच्चादानी नहीं है, जन्म से बच्चा। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको जन्म से बच्चादानी ही नहीं, ऐसे केस में आप सरोगेसी एडवाइस कर सकते हैं। और सरोगेसी कौन कर सकता है कि किसके लिए सरोगेसी अवेलेबल है, उसके गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रूल मतलब नियम बनाए हैं, और वो नियम आप कौन तय करेगा कि इसको जरूरत है या इसको नहीं है? डॉक्टर नहीं करेगा। अभी तक डॉक्टर करते थे, लेकिन अब डॉक्टर नहीं करेंगे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई, कलेक्टर साहब के अंडर में एक कमेटी बैठेगी, आपके उसके सब रिपोर्ट सबमिट करवाने होते हैं और वो बोले कि नहीं, इसको आप ये एलिजिबल केस है सरोगेसी के लिए, तो आप उसके सरोगेसी कर सकते हैं। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, उसका खर्चा आपका रहेगा, उसका मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसको कुछ हुआ तो उसको आपको भरपाई करना पड़ेगा, सारी आपको बायदरी देनी पड़ेगी, उसके बाद आप सरोगेसी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, न्यू होप हॉस्पिटल दाहोद गुजरात क्या फैसिलिटीज देता है, किस तरह ट्रीटमेंट करता है, और जो एक दशक से अधिक का जो आपका पूरी टीम का भरोसा बढ़ाने वाला अब तक का कारवा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे यहाँ जो न्यू होप आईवीएफ सेंटर है उसमें ऑल द ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ है। देखिए, हम कंसेप्शन से लेके पूरा डिलीवरी तक का, मतलब आईवीएफ है हमारे पास, फीटल मेडिसिन है, मतलब सोनोग्राफी की सुविधा है, या लेप्रोस्कोपी की 3D लेप्रोस्कोपी सेंटर है। तो जो भी इनफर्टिलिटी या तो मैटरनिटी के लिए या तो लेप्रोस्कोपी के बारे में जो भी एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, आजकल जो भी एडवांस इस फील्ड में है वो सारा हम प्रोवाइड करते हैं दाहोद में न्यू होप आईवीएफ सेंटर में। और हमारे हजारों पेशेंट ने जो हमारे ऊपर फेथ जो रखा है और इतने सालों से सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं हमारे पेशेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
तो चलिए अब न केवल गुजरात, दाहोद, मध्य प्रदेश के लगते इलाके, बल्कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और जहां कहीं भी आप इस प्रसारण को देख रहे हैं, आप सभी डॉक्टर साहब और उनकी एक्सपर्ट टीम, जिनको 14 वर्षों से अधिक का अनुभव हो रहा है और एक लंबे ट्रीटमेंट से या लंबे प्रोसेस को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल और शंका हो, बेझिझक आप फोन कीजिए, डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, अपनी शंका बताइए, अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान प्राप्त कीजिए। यही इस कार्यक्रम का मकसद था। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी तरह से आसान शब्दों में सबको सब कुछ समझाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जी पाठक जी, धन्यवाद धन्यवाद।